हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम टरबाइन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टरबाइन, हम ये सोचते हैं कि टरबाइन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे केवल पावर जनरेट होता है। ऐसा नहीं है। टरबाइन और बहुत सारे कामों में आता है। इसका इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि ये किसी भी काइनेटिक एनर्जी को उसको रोटरी मोशन में चेंज करता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अभी का नहीं है, कुछ 100 सालों में टरबाइन बनी है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, या कुछ 500 साल 1000 सालों में बनी ऐसा बिल्कुल गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सनातन धर्म जो है वो बहुत ही पुराना है, हजारों हजारों साल पुराना है, और ये बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। तो सनातन धर्म में हम ये जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत पहले ही टरबाइन को विकसित कर लिया था, जिसे हम पुराने जमाने में चक्र कहते थे। और ये चक्र बहुत से कामों में यूज होता था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो हमें युद्ध के लिए यूज होता था, और भी ऐसे बहुत सारे चक्र थे जो हमें ऊर्जा प्रदान करते थे और दूसरे दूसरे काम करते थे। एक मैं इसमें जरूर मेंशन करना चाहूंगा, आप चाहे तो इसे सर्च कर सकते हैं अपने नेट में भी, कि भास्कर करके एक हमारे ऋषि हुए, उन्होंने एक ऐसा टरबाइन या ऐसा चक्र विकसित करना चाहा जो एक बार घुमाने पे हमेशा ही घूमते रहे। उसमें जो भी एनर्जी फ्रिक्शन लॉसेस या कुछ होती थी वो उसको ओवरकम करके हमेशा उसको घूमते रहेगा। इसे भास्कर चक्र कहते हैं। आप चाहे तो नेट में सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट कर। हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं, हमारा ये स्क्रीन है। हम आज जानेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। तो इसमें कंटेंट क्या क्या है, टरबाइन का क्या होता है ये बताया जाएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है ये बताया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है ये बताया जाएगा, और इसमें आपका ऑपरेशन कैसे होता है ये बताया जाएगा। सबसे पहले टरबाइन होती क्या है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि टरबाइन एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो गति ऊर्जा को, अच्छा टरबाइन यूज क्या के लिए होता है, ये कंप्रेसर चलाने के लिए काम होता है, पंप चलाने का काम होता है, और इलेक्ट्रिकल जनरेटर काम आता है, और भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। जहां पे भी रोटरी मोशन का यूज होता है वहां पे हम टरबाइन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप की टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन। जैसा कि मैं पावर प्लांट में हूँ, मैं स्टीम टरबाइन के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन हम पहले हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब ये देखिए स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीम टरबाइन में स्टीम एंटर करती है थ्रू द मेन स्टीम पाइप और थ्रू द मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, और ESP के बाद में कंट्रोल वाल्व से टरबाइन में स्टीम एंटर करती है। वो कुछ मूविंग और फिक्स प्लेट रहते हैं उसमें ट्रेवल करती है, और वो क्या होता है, टरबाइन का रोटर क्या होता है, घूमने लगता है। इस रोटर को घूमते हुए जनरेटर को घुमाते हैं, और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसमें एक बात खास देखिएगा कि ये जो है शुरू में देखिए स्टेज छोटा है, बाद में बड़ा होते गया और फिर एग्जॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको। ये है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन में बेसिकली क्या होता है, एक कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर कैसा रहता है, एक्सियल कंप्रेसर। एक्सियल कंप्रेसर कैसा रहता है, जैसे घर में पंखे लगे रहते हैं ना, वैसे बहुत सारे स्टेज में छोटे छोटे पंखे लगे रहते हैं। और वो एक्सियल कंप्रेसर जो है, एक्सियल कंप्रेसर से सक्शन आते हैं, एयर इनटेक आता है, ये क्लीन एयर रहती है। इससे हम उसका धीरे धीरे उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, और प्रेशर बढ़ा करके कंबशन चेंबर रहता है, और कंबशन चेंबर में हम उसे गर्म करके उसे उसमें फायरिंग करते हैं उसमें डीजल या फिर LDO, या जो जो मतलब जो फ्यूल है उस फ्यूल के थ्रू, गैसियस फ्यूल के थ्रू या फिर लिक्विड फ्यूल के थ्रू उसको गर्म करते हैं। उस चैम्बर पे विस्फोट करने से गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम बहुत तेजी से बदलता है, और उस हायर टेम्परेचर गैस को, और बहुत ज्यादा जिसका वॉल्यूम भी बहुत बढ़ चुका है, उसको हम डिस्चार्ज करते हैं टरबाइन में, टरबाइन ब्लेड्स में। और इस टरबाइन ब्लेड्स को हम देखेंगे, जैसे ही टरबाइन ब्लेड में जाता है तो ये इतना पावर जनरेट करता है कि इस कंप्रेसर को तो घुमा सके, प्लस एक्सेस एनर्जी भी, थोड़ी बहुत एनर्जी भी वो इसको टरबाइन के साथ कपल करके, जनरेटर के साथ कपल करके जनरेटर भी घुमाते हैं। और इसका जो एग्जॉस्ट गैस है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है, और इसको हाई वेलोसिटी इसको बॉयलर तक ले जाया जाता है, और बॉयलर से स्टीम जनरेट करके फिर स्टीम टरबाइन घुमाई जाती है।
तो गैस टरबाइन जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, क्योंकि इससे स्टीम टरबाइन भी घूम जाती है। अब है दूसरा वाटर टरबाइन। अभी देखिए वाटर टरबाइन वर्टिकली दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे चीज होता है, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, लेकिन यहाँ वर्टिकल दिखाया गया है। वर्टिकल में क्या होता है कि इसके बहुत बड़े बड़े शाफ्ट होते हैं और पेन स्टॉक के थ्रू, ये देखिए पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पे गाइड वेन लगे हुए हैं। इस गाइड वेन के थ्रू वाटर का इनलेट होता है और इस वाटर इनलेट में इसमें फ्लो होता है, ये एक्सियली है और इसमें नीचे पानी निकल जाता है। ये जो है इससे क्या पानी का जो हेड रहता है और पानी उसका हेड को गिरते हुए जो वेलोसिटी उससे टकरा करके ये घूमता है और ये घूमने से फिर हम यहाँ जनरेटर घुमा सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। जो ये वाटर टरबाइन है, बहुत छोटी छोटी टरबाइन भी होती है और बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन भी होती है। और क्योंकि इसका शाफ्ट जो है, ये जो शाफ्ट है बहुत ज्यादा इसका भारी, 1500 मेगावाट तक का सिंगल टरबाइन, जो 1500 मेगावाट जनरेट कर सकता है, ऐसा सिंगल टरबाइन अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, इतना बड़ा बड़ा टरबाइन बने हैं। और इसका जो है सिलेक्शन है कि हम किस टरबाइन का सेलेक्ट करते हैं, इस डिपेंड करता है कि हमारा ओवरऑल प्रोसेस का रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमको स्टीम रिक्वायरमेंट कैसा है, या खाली पावर बनाना है, कंडेंसिंग करना है, या और भी बहुत कुछ है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये एक बेसिक अपना पावर प्लांट का साइकिल है जहाँ टरबाइन यूज होता है। देखिए बॉयलर में है, पानी आया, बॉयलर में पानी गर्म हुआ, स्टीम बना, स्टीम से टरबाइन में गया, टरबाइन घुमा, टरबाइन से आकर के कंडेंसर में फिर स्टीम बना, और ये साइकिल चलते रहता है। अब यहाँ पे जो टरबाइन है, देखिए टरबाइन का जो वर्क है वो रैनकाइन साइकिल पे काम करता है। जो अगर ये किसी रैनकाइन साइकिल पे देखिए, ये जो पार्ट है 3 to 4, ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, जो क्या बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और ये जो 4 नंबर है टरबाइन, यहाँ पे ये टरबाइन का प्रोसेस दिखाता है और ये हीट एनर्जी रिलीज होती है Q2। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ गया। टरबाइन के बेसिक पार्ट क्या क्या होते हैं। देखिए टरबाइन के बेसिक पार्ट होता है रोटर, फिक्स प्लेट, फिक्स पार्ट होता है, फिर फिक्स प्लेट होता है, फिर मेन केसिंग होता है, फिर स्टीम चेस्ट होता है जिसमें टरबाइन जाती है, फिर नोजल आता है, फिर उसके जो वेट उठाने के लिए जो रोटर लगे तो उसमें बेरिंग लगे रहते हैं, सील लगे रहते हैं ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, हाई प्रेशर की स्टीम है। इसका जो गवर्निंग मैकेनिज्म है ये लगा रहता है, लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है, और अदर पार्ट जैसे कंडेंसर या फिर ट्रिपिंग डिवाइसेस गवर्निंग सिस्टम के अंदर आते हैं, वो सब वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट है स्टीम टरबाइन का क्लासिफिकेशन। अब देखिए स्टीम टरबाइन का अगर हम बाय एग्जॉस्ट कंडीशन और सप्लाई कंडीशन करें तो बैक प्रेशर टरबाइन आती है, और जिसको नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी बोलते हैं। एक रहता है कंडेंसिंग टरबाइन रहती है, एक रहता है एक्सट्रैक्शन टरबाइन रहती है, एक रहता है इंडक्शन टरबाइन रहती है, और एक रीहीट टरबाइन रहती है। इसमें टरबाइन का एंट्री कहाँ से हो रहा है, उसका एग्जॉस्ट कैसा है, ये इस पर डिपेंड करती है। और बाय ब्लेड एंड स्टेजेस डिजाइन, टरबाइन में ब्लेड लगी रहती है, उसके स्टेज डिजाइन के हिसाब से हम 2 प्रकार का, इम्पल्स और रिएक्शन। इम्पल्स और रिएक्शन के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि बैक प्रेशर टरबाइन, कंडेंसिंग टरबाइन, एक्सटेंड टरबाइन क्या होता है। ये है नॉन कंडेंसिंग टरबाइन और बैक प्रेशर टरबाइन। अब बैक प्रेशर टरबाइन में देखिए क्या होता है, स्टीम एंटर करती है टरबाइन में, और इसके एग्जॉस्ट में जो रहता है वो एक प्रेशर पे रहता है। अब वो देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इसका एग्जॉस्ट होता है, और उस स्टीम को हम कहीं भी प्रोसेस में यूज करते हैं। उस इसमें याद रखिए स्टीम फॉर्म में इसका आउटलेट रहता है, और उसको कहीं प्रोसेस में यूज करके उस प्रोसेस का कंडेंसेट फिर वापस हम इसमें लेके आते हैं, सिस्टम में लेके आते हैं। तो ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन का इनलेट आउटलेट दोनों कंडीशन एग्जॉस्ट रहती है, दोनों कंडीशन स्टीम रहती है, इसमें वाटर नहीं रहता, इसलिए इसको नॉन कंडेंसिंग टरबाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडेंसिंग होता नहीं। नेक्स्ट है कंडेंसिंग टरबाइन। कंडेंसिंग टरबाइन में क्या होता है, जो स्टीम आएगी वो स्टीम फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो आउटलेट रहेगा वो भी स्टीम फॉर्म में रहेगा, लेकिन स्टीम फॉर्म में क्या रहेगा, सैचुरेटेड वेरी लो प्रेशर, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें जैसे अपन वैक्यूम जो मेंटेन करते हैं 0.95 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर नेगेटिव में मेंटेन करते हैं, या हम इसको 740-750 mmHg जिसको बोलते हैं,
तो ये जो प्रेशर रहता है यहाँ बिलो एटमॉस्फेयर रहता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। इसमें कूलिंग वाटर यूज करते हैं, कूलिंग वाटर यूज करके उसको कंडेंस करके उसे वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो वाटर है उसमें मेकअप है, वो मेकअप बहुत कम रहता है, और अपना जो नॉन कंडेंसर है उसमें मेकअप बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि प्रोसेस में जो रहता है, प्रोसेस में कंटेमिनेशन हो जाता है वाटर, उसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर वो आता भी तो पूरा नहीं आता। लेकिन कंडेंसिंग टरबाइन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कंटेमिनेशन होने के, और उसको यूज किया जा सकता है। अब एक्सट्रैक्शन टरबाइन, अब एक्सट्रैक्शन टरबाइन में होता क्या है दोस्तों, जो इसमें जो टरबाइन कंडेंसिंग टरबाइन ही रहता है, लेकिन बीच के स्टेज से एक टेपिंग ली जाती है टरबाइन में, और इस टेपिंग से लेकर के स्टीम को प्रोसेस या फिर फीड हीटिंग में यूज किया जाता है। नॉर्मली पावर प्लांटों में फीड हीटिंग में यूज किया जाता है, जहाँ पे अपना प्रोसेस है वहां पे प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, और कई जगह दोनों के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये जो है एक्सट्रैक्शन टरबाइन जो है, ये कंडेंसिंग और नॉन कंडेंसिंग दोनों टरबाइन का क्या है, मिक्स रूप है। इसमें प्रोसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है और कंडेंसिंग भी किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट है इंडक्शन टरबाइन। इंडक्शन टरबाइन कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये टरबाइन मैंने भी अभी तक एक ही बार देखी है, हिंडाल्को इंडस्ट्री में 150 मेगावाट का यूनिट है, वहां पे ऐसी टरबाइन लगी है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक तो मेन इनलेट रहता है, ये देखिए मेन इनलेट है, मेन स्ट्रीम इनलेट किया, यहाँ से एग्जॉस्ट है, कंडेंसर में जा रहा है। लेकिन एक सर्टन लोड आने के बाद, हमें एंट्री मेन स्ट्रीम में एंट्री नहीं दे सकते, हम फिर उसको बीच में उसमें कहीं बीच स्टेज में स्ट्रीम एंटर करते हैं, ताकि हम इसमें लोड बढ़ा सकें। तो 150 मेगावाट की यूनिट थी, 125 के बाद हमें ये कंट्रोल वाली अपने आप सर्विस में आता था, इसमें गवर्निंग से डायरेक्ट कनेक्ट था ये, और वहां से ही कंडेंसिंग होता था। तो ये वाला जो टरबाइन है बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी, और मतलब बहुत ही कम लगा है इंडिया में, लेकिन ये एक हिंडाल्को इंडस्ट्री में लगा है महान यूनिट में, और इसका मैंने कमीशनिंग भी करा है। दूसरा है रीहीट टरबाइन। अब रीहीट टरबाइन क्या होती है, एक्चुअली बेसिकली टरबाइन क्या होता है, इसमें जो एक एचपी टरबाइन रहती है, हाई प्रेशर टरबाइन, उसमें बहुत ही हाई प्रेशर की स्टीम इनलेट करती है, उसके आउटलेट में 30 केजी 40 केजी 20 केजी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट वो स्टीम निकलती है, और उस स्टीम को हम वापस बॉयलर में लेके जाते हैं और उसे गर्म करते हैं, और उसका टेम्परेचर फिर से 540 ला करके, या फिर जो भी उसका रेटेड है वो ला करके फिर से हम दूसरे टरबाइन में एंट्री करते हैं, उसको रीहीट स्टीम टरबाइन बोलते हैं। और इसको कई बार क्योंकि इसका प्रेशर 30 to 40 केजी रहता है, इसको एमपी टरबाइन भी बोला जाता है, मीडियम प्रेशर टरबाइन भी बोला जाता है। तो ये जो टरबाइन है, ये जहाँ पे टरबाइन का सीरीज लगा रहता है, एचपी एलपी एमपी टरबाइन लगे रहती है, उसमें ये जनरली यूज होता है, और ये पावर साइकिल में बहुत ही कॉमन है। अब है रिएक्शन और इम्पल्स। हाँ, रिएक्शन फोर्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे रिएक्शन फोर्स होता क्या है, या इम्पल्स फोर्स। पहले हम ये समझेंगे इम्पल्स फोर्स होता क्या है। इम्पल्स फोर्स, सपोज अगर मैं आपको धक्का दूं तो आप हिलोगे, या फिर किसी फोर्स से मूव करना, इसको बोलेंगे इम्पल्स, या हिट करके मूव करना। अगर बहुत तेज आपको बहुत तेजी से कोई चीज आ रही है, आपको अगर लगे तो आपको उसका फोर्स महसूस होगा और पीछे हटेंगे, तो इसे बोलेंगे इम्पल्स। और रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज एक पाइप ले लेंगे, या फिर एयर है जिसमें लूज पाइप कनेक्टेड है, एयर प्रेशर सिस्टम में लूज पाइप कनेक्टेड है, अगर हम उसको एयर को खोल देते हैं और उसका सिरा नहीं पकड़ते, देखते हैं वो पूरा हिलने लगता है। तो वो जो है वो क्यों हिल रहा है, जो एयर निकल रही है उस पर, क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो एयर जो निकल रही है वो रिएक्ट कर रही है उसके सरफेस पे, और वो सरफेस पे रिएक्ट करने की वजह से वो मूवमेंट कर रहा है, तो इसको रिएक्शन बोलते हैं, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस इम्पल्स और रिएक्शन फोर्सेस का, और इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। ये देखिए जैसे इसमें है ब्लेड, ये ब्लेड है, इसमें ब्लेड में देखिए इसका ब्लेड का जो शेप है वो कप शेप का है, इसमें नोजल से हिट करने के बाद ये बाहर निकल रहा है। तो इसमें ये जो वेलोसिटी है बहुत तेजी से बढ़ता है, और प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होता है।
लेकिन ये है अपना रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का ब्लेड देखिए, ये रहता है पंखुड़ी के जैसे, गुलाब की पत्तियों जैसे रहता है। अब ये गुलाब की पत्तियों जैसे में अगर टरबाइन नोजल से एंटर किया, ये नोजल से एंटर करने के बाद इसमें हिट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसका ऐसा ही कि इसमें गाइड करेगा, ग्लाइड करेगा, इसके ऊपर ये मूव करेगा। जब इसके ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे देखिए प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ड्रॉप हो रही है, जबकि इस यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेजी ड्रॉप होती है और स्ट्रीम प्रेशर नहीं ड्रॉप हो रहा। और यहाँ पे देखिए प्रेशर वेलोसिटी दोनों ड्रॉप हो रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन का, कि इम्पल्स टरबाइन में केवल और केवल वेलोसिटी ड्रॉप होती है और प्रेशर उसका सेम रहता है, और रिएक्शन में प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ड्रॉप होती है। तो ये बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही। रिएक्शन टरबाइन ज्यादा एनर्जी यूज करता है, हायर एनर्जी यूज करता है, लेकिन उसका एनर्जी यूज करने का जो रेट है वो स्लो रहता है, और उस वजह से ही हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। वो कंपाउंडिंग क्या है, ये देखिए, ये आपको वही इसका डिटेल ही है जैसे रहता है। ये आपका प्रेशर वाला है, आपका नोजल में जितना प्रेशर ड्रॉप हो गया, उसके बाद जितनी वेलोसिटी बढ़नी थी बढ़ ली। अब रिएक्शन में खाली क्या गिरेगा, वेलोसिटी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और ये आपका एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, और इसी के बेस पे इम्पल्स और रिएक्शन का डिसाइड किया जाता है। अब इम्पल्स टरबाइन का मेन क्या होता है, इसमें थर्मल एक्सपांशन प्लेस करता है नोजल में, और स्टैटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। जैसे नोजल में क्या, अगर रिएक्शन स्टेजेस में प्रॉब्लम आती है तो एक्सियल शिफ्ट है या फिर थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर वो बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्सियल इम्पल्स स्टेज में अगर प्रॉब्लम आती है तो वाइब्रेशन बढ़ेगा या फिर अनबैलेंसिंग होने के ज्यादा चांसेस है। ये हमारा उसका फायदा है। देखिए इम्पल्स टरबाइन का क्या फायदा है कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी लोड भी चेंज कर लेंगे, और इसमें एक्सियल फोर्स बहुत ही ना के बराबर रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा लॉसेस रहते हैं, और इसमें वेन बहुत जल्दी, क्योंकि वाइब्रेशन होता है और सेंसिटिव टू अनबैलेंस और वाइब्रेशन होता है। रिएक्शन ब्लीडिंग में क्या होता है, इन डिफरेंस बिटवीन द अनबैलेंस, हायर एफिशिएंसी इन द बेस लोड, मतलब जब एक लोड कांस्टेंट चलता रहेगा तो हायर एफिशिएंसी रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बहुत ज्यादा ही एक्सियल फोर्सेस रहते हैं, जो हमारा एक्सियल शिफ्ट रहता है और हमारा जो थ्रस्ट बेरिंग टेम्परेचर रहता है वो इसी को ही, इस फोर्स को ही मॉनिटर करने के लिए दिया रहता है। और इसमें बहुत स्लो स्टार्टअप रहता है, और इसमें लोड चेंज के लिए बहुत जल्दी ये नहीं होता। ये हमारा देखिए, एक तो मैं आपको फोटो लाया हूँ, ये है टरबाइन। ये टरबाइन का जो पहला ये रोटर है, ये रोटर का जो पहला स्टेज है जो अलग से बड़ा हुआ है, इससे यही है इम्पल्स स्टेज। इसको इसको पहला इम्पल्स स्टेज बोलते हैं, या कर्टिस व्हील कई लोग बोलते हैं, या रिएक्शन इम्पल्स स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो है देखिए ब्लेड छोटा हो जाता है। ब्लेड छोटा हो, उसमें शॉर्डिंग, ऊपर में शॉर्डिंग लगी हुई है। तो ये जब छोटे ब्लेड है, ये इम्पल्स स्टेज यहाँ पे वो उसको थ्रस्ट और टॉर्क देने के लिए यूज होता है। बाकी जो है रिएक्शन स्टेज रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज किया जा सके। और एग्जॉस्ट में एक्सियल ब्लेड लगे रहते हैं, ठीक है। ये हमारा रोटर का डिस्क्रिप्शन है। बाकी आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे बेरिंग रहता है, ये फिर ये पार्ट क्यों दिया हुआ है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो इतना ही है, ये आज का वीडियो आज इतना ही है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि ये टरबाइन का वीडियो आपको समझ में आएगा। और अगर ना समझ में आए और कुछ क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर देने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं रहता, ताकि सबको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद।